तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द कंपोजिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टिक्स या सिरेमिक्स एंड ग्लासेस। ठीक है, ये मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स है। ठीक है, मेटल में क्या होता है, मेटल बॉन्डिंग होती है। मेटल जो होते हैं उसमें जो एज कंपेयर टू अदर मटेरियल जो है मेटल्स आर स्ट्रांग एंड डक्टाइल। ठीक है, मेटल्स जो है वो कंडक्टिविटी जो है उसकी थर्मल भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है मेटल्स में। और फिजिकली जो है मेटल्स जो है हम कहते हैं कि दे आर ओपेक या रिफ्लेक्टिव होते हैं, उसकी शाइनिंग सरफेस होती है, इसी तरह उसकी और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, पॉलीमर जिसको हम आम अल्फाज में प्लास्टिक कहते हैं, उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग से मुराद ये है कि दे आर बेसिकली शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, एज कंपेयर टू मेटल्स प्लास्टिक जो है वो सॉफ्ट होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लो स्ट्रेंथ है, लो डेंसिटी है। ठीक है, लेकिन साथ साथ जो है हम कहते हैं कि कहीं पे हमें जो है वो इंसुलेटर्स चाहिए होते हैं तो हम पॉलीमर्स यूज करते हैं, कहीं पे हम जो है लो डेंसिटी मटेरियल यानी कि हमें लाइट वेट मटेरियल चाहिए होता है तो हम उसके लिए पॉलीमर्स यूज करते हैं। ठीक है जी, हमें डक्टाइल मटेरियल चाहिए तो हम वहाँ पे पॉलीमर्स यूज करते हैं। और जी सॉरी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर जी, इनके माइक ऑन है, किसी के गलती से ऑन किए किसी ने। ओके, मैं इस तरह करता हूँ कि माइक सबके और फिर हमने सेरेमिक्स डिस्कस की और हमने कहा कि सेरेमिक्स में जो है बॉन्डिंग जो होती है वो आयनिक होती है। और उसमें फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई कोई भी बॉन्डिंग जो है वो 100% आयनिक नहीं होती है, बल्कि वो क्या होता है कि 80% आयनिक होती है या 20% कोवेलेंट होती है या 70% आयनिक होती है, 30% कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है जी, और फिर हमने कहा कि वो बॉन्डिंग जो है वो बेसिकली होती बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग अपना जो है वो कैमरा जो है वो ऑफ रखें ताकि नेट का जो है इशू ना आए बीच में। ठीक है, और फिर हमने कहा कि सेरेमिक्स को हम बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स और नॉन क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स। या नॉन क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स को हम एमोर्फस सेरेमिक्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास ग्लास आ जाता है। ठीक है, और नॉर्मली हम जो है सेरेमिक्स को जो है कंसीडर करते हैं कि दे आर इंसुलेटर्स। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, एज अ रिफ्लेक्टर्स भी हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ तक रिमाइंड हो गया कि हम क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं? जी सर। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि दीज आर बेसिकली तीन बेसिक टाइप्स ऑफ मटेरियल। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो है कंपोजिट्स। ठीक है, कंपोजिट बेसिकली आप इन तीनों में से किसी दो को कंबाइन करते हैं या तीनों को कंबाइन करते हैं टू एनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं कि उससे आप कंपोजिट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आप मेटल्स और पॉलीमर्स को कंबाइन करते हैं, सिरेमिक्स या पॉलीमर्स को कंबाइन करते हैं, या मेटल्स और सिरेमिक्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, और आपके पास जो रिजल्टेंट मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे ज्यादा होती है, उसकी प्रॉपर्टी उसके मुकाबले में बेहतर होती है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है आपको हम बार बार ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी से मुराद क्या है। हम जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम किस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं? आइदर हम वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी या थर्मल प्रॉपर्टीज होगी या कंडक्टिविटी होगी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होगी या केमिकल रिएक्टिवनेस होगी। ठीक है, इस किस्म की प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो हम प्रॉपर्टीज को अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, उसी की बेसिस पे जो हम फिर मटेरियल जो है उसकी डिमांड करते हैं कि हमें किस किस्म का मटेरियल चाहिए या सिलेक्शन करते हैं। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम जो मटेरियल सेलेक्ट करते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज है हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज? देखिए, डिपेंड करता है ना। मैंने आपसे कहा कि आपको क्या चाहिए। लेट्स सपोज आपको चाहिए हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आप हाई कंडक्टिविटी के लिए आपके पास जो कंडक्टिविटी की बात आ जाती है तो आपके पास मटेरियल सिलेक्शन कहां पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है? मेटल पे। ठीक है, आपको चाहिए हाई थर्मल इंसुलेशन। ठीक है,
थर्मल इंसुलेशन के लिए आपके पास फिर आ जाता है कि भाई आपको कितना हाई थर्मल इंसुलेशन चाहिए, क्या सिरेमिक्स काम कर जाएगा या नहीं, साथ में कुछ और भी चाहिए आपको। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और नॉर्मली आप अगर फर्स्ट करो, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो हम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसीडर करते हैं या एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं, या आप जो उसके लाइन करते हैं, या आप लेट्स सपोज आप पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो कंडेंसेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यूज होती है। वंस यू गेट द मटेरियल, चाहे वो सिंथेटिक है या चाहे नेचुरल है, फिर आप उसकी जो है माइक्रो लेवल पे नहीं जाते, फिर आप मैक्रो लेवल की बात करते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मली फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है नदीम? ओके, तो हम कंपोजिट्स का ओवरव्यू थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट वी विल बी स्टडीइंग, तो हम टेक्नोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स, कि हम कैसे कंपोजिट को क्लासिफाई कर सकते हैं या कैसे हाउ वी कैन गेट कंपोजिट। ठीक है, फिर कंपोजिट्स की हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हम उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, दूसरे को हम कहते हैं सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, तीसरे को हम कहते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है और हम कंपोजिट को कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा मेटल कंपोजिट को डिफाइन करते हैं, और वो ये है कि अ मटेरियल सिस्टम कंपोज ऑफ 2 और मोर फिजिकली डिस्टिंक्ट फेजेस whose combination produce aggregate properties that are different from those of its constituents। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल अल्फाज में कह देते हैं कि फेजेस से क्या मुराद है। हम नॉर्मली फेज का वर्ड कहां पे यूज करते हैं? फेज का वर्ड हम नॉर्मली फिजिकल ज्योमेट्री के बारे में यूज करते हैं कि या स्टेट के लिए यूज करते हैं कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, फाइब्रस है, मैट्रिक्स है, क्या है। ठीक है, तो हम ये फिजिकली 2 मुख्तलिफ शेप की चीजें होंगी, उनको आप आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो उससे आपके पास जो बनता है उसको हम कंपोजिट कहते हैं। और जो आप 2 उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, लेकिन जब आपके पास जो एट द एंड जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो उसके मुकाबले में ज्यादा होती है। एग्रीगेट प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि 2 + 2 = 4, तो ये सिंपल समेशन है। एग्रीगेट ये है कि विद सर्टेन रेशियो वो इंक्रीज होती है। ठीक है, वो एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता, ठीक है, वो आप फिर फाइंड करते हैं, आप टेस्ट करते हैं, उसकी फिजिकल वो करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ ठीक है इस हिसाब से ये प्रॉपर्टीज इंक्रीज हुई है। ठीक है, और आप फिर उसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन जो है वो इस तरह डायरेक्टली समेशन या मल्टीप्लिकेशन या हम कहते हैं ना कि बाय सेवरल टाइम्स, इस किस्म की चीजें नहीं है, एग्रीगेट वैल्यूज हैं। ठीक है जी, या हम कंपोजिट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंपोजिट मटेरियल इज डिफाइंड एज अ मटेरियल व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स एट अ माइक्रोस्कोपिक स्केल एंड हैज केमिकली डिस्टिंक्ट फेजेस। ठीक है जी, या जो है हम नैनो मटेरियल्स लेते हैं, माइक्रो साइज के मटेरियल लेते हैं और उनको आपस में जो है कंबाइन करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन नहीं होता, उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं ना केमिकल डिस्टिंक्ट फेजेस, इसका मतलब है कि उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, वो एक किस्म की मिक्सिंग टाइप की चीज होती है और उसको जो है फिर हम कंपोजिट कहते हैं। उसकी एग्जांपल जो है आपके सामने जो है वो जो हमारे पास ये टायर्स हैं। ठीक है, तो टायर्स आर बेसिकली कंपोजिट्स ऑफ पॉलीमर्स एंड कार्बन ब्लैक। ठीक है, कार्बन ब्लैक का पता है क्या चीज है? कभी देखे हैं कार्बन ब्लैक? देखिए, कार्बन ब्लैक सिंपल एग्जांपल ये है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियां जो है ब्लैक धुआं करती हैं। ठीक है, तो जब ब्लैक धुआं करती है तो उसके क्या रीजन होता है? इंजन खत्म होता है सर। नहीं, जब इंजन खत्म होता है फिर ब्लैक धुआं नहीं करती, तो फिर ब्लू धुआं करती है, ब्लू स्मोक करती है। सर उसमें रिएक्शन सही नहीं होती है, मतलब मिक्सचर जो है वो रिच है,
उसमें अनबर्न कार्बन है, ठीक है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इस तरह की गाड़ियों के पीछे जो है फर्श पे या साइलेंसर पे जो है ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं, ब्लैक पाउडर टाइप की चीजें भी पड़ी होती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो है, जो आपके पास नेचुरली अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो उसकी सही कंबस्शन नहीं होती, उसमें जो है अनबर्न कार्बन होते, तो वो अनबर्न कार्बन जो है वो बेसिकली ब्लैक कार्बन या कार्बन ब्लैक है, ठीक है। तो वो आप पॉलीमर्स के साथ ऐड करते हैं तो वो आपके पास जो है वो रबर्स के साथ आप ऐड करते हैं तो वो आपकी जो है वो उससे उसकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है और टायर जो है वो स्टिफर या हार्डर हो जाते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल रबर, ठीक है जी। इसी तरह जो हमारे पास जो कंक्रीट बीम्स होते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं कि सिरेमिक्स लेते हैं, उसमें आप जो है फाइबर्स ऐड करते हैं मेटल के, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि सिरेमिक्स की अपनी प्रॉपर्टीज है, जो फाइबर रॉड्स हैं या मेटल रॉड्स है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब आप प्रॉपर्टीज चेक करते हैं कंक्रीट बीम के तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है इन दोनों के मुकाबले में काफी टाइम्स या विद सर्टेन एग्रीगेट ज्यादा होती है, ठीक है। यस सर। इसी तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा फाइबर ग्लास का, ठीक है। तो उसमें भी आप जो है पॉलीमर्स और एपॉक्सी रेजिन जो है, जो कि हम नॉर्मली सेरेमिक्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक हार्ड टाइप का जो है वो प्लास्टिक आ जाता है, जो कि नॉर्मल पॉलीमर्स के मुकाबले में हार्ड होता है, लेकिन जो है सेरेमिक्स के मुकाबले में डक्टाइल होता है, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट की प्रॉपर्टीज जो होती है वो इस तरह नहीं है कि आप एक ही प्रॉपर्टी को टारगेट करते हैं उसको अचीव करते हैं, ठीक है, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को को टारगेट करके अचीव करते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने फाइबर ग्लास एग्जांपल दी है कि आप उसमें डक्टिलिटी भी इंक्रीज कर रहे होते हैं और आप उसमें हार्डनेस भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, हम कह रहे हैं कि हम दो या दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्स करें, अगर लेट्स सपोज दो है हमारे पास, ठीक है, तो एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि आपका मेन कंपोनेंट है, और एक आपके पास रीइंफोर्समेंट है जो उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करता है। जिस तरह मैंने कंक्रीट बीम की एग्जांपल दी है, तो हमारे पास उसमें मैट्रिक्स जो है दैट इज सेरेमिक्स, और आप उसमें रीइंफोर्समेंट ऐड कर रहे थे, यानी कि आप उसमें सरिये डालते हैं, रॉड्स डालते हैं मेटल की, जिसकी वजह से जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एक आपके पास मैट्रिक्स होता है, एक आपके पास रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, या आप इनको फेजेस भी कहते हैं। जो मैट्रिक्स होता है वो आपका प्राइमरी फेज होता है और जो रिइंफोर्समेंट होता है आपका सेकेंडरी फेज होता है, ठीक है जी। तो आपका जो हमेशा जो कंपोजिट होगा इसमें एक मैट्रिक्स होगा, एक उसमें रिइंफोर्समेंट होगी, ठीक है। यस सर। ओके, तो हम कहते हैं कि thus a composite material is heterogeneous at microscopic scale but statistically homogeneous at macroscopic scale। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं या आप बहुत डिटेल में देखते हैं तो फिर तो वो जाहिर बात है दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, एक को आप कहते हो मैट्रिक्स, एक को आप कहते हो रिइंफोर्समेंट, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन जब आप उसको नेकेड आई से या बड़े लेवल पे देखते हो, जिस तरह कंक्रीट बीम है, आप उसको दूर से देखते हो तो आपको लगता है कि वो साकिब आप बाजार में बैठे हुए हो? साकिब? यस सर जी, ये बाजार में बैठा है। जवाब दो क्या कर रहे हो? साकिब आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर उसको। सर ये दुकान में बैठा है, ये जूस पीने गया हुआ है। ये 8
324179 ये कौन है? ये किसकी आईडी है? अहमद जहांगीर आप हो? यस सर हूँ। बशीर सर ये मेरा है। आपका क्या नाम है? कामरान खान। अच्छा, बशीर अब्दू, who is Bashir Abdu? Yes, sir, I am here. Why you are not talking? I am talking in Urdu and you are silent. What? Yes, I am silent. Then why you didn't ask me that you are here and I have to talk in English? Sir, still. What do you mean by you are confused? You should inform me, okay? Okay, sir. Thank you, sir. Who is Ahmad Jahangir? यस सर। Amal? Amal Wali? Fahad? यस सर। Fakhr Alam? सर यस सर। Mushtaq? Yes, sir. Najib? Nashwan, you are also here? Yes, sir. यस सर। Why you are silent? Can you people understand Urdu? Not too much sir. Then why you are not informing me that you are here in the class? Sorry sir. Yes, sir. We are reading, yes. You are reading? You can read at your room, okay? When I share the lecture. Okay, sir. Okay sir. Okay. So as we are talking that the constituent materials of the composite should have different properties, like if you compare the properties of ceramics and metal as in concrete beam, so metals have their own properties, ceramics have their own properties, or if you compare the from properties we mean, let's suppose we are comparing the mechanical properties. Metals have high compressive stress and tensile stress. Tensile strength as compared to ceramics. Ceramics have very low tensile strength. Okay, so that's why we are combining metals and ceramics to get concrete, and concrete have high tensile strength and high compressive strength. Okay, so what kind of constituent we are adding? The content of the constituent is generally more than 10% by volume. For example, you cannot use 90%. You cannot use 95% metals or ceramics and 5% another constituent. The content of one constituent must be more than 10%. Okay, so it means that one constituent must be 89% and the other one must be 11% or other ratio, but it cannot be less than 10%. Okay, it's clear? Yes sir. Okay. Similarly, Yes, sir. there is some relation between the properties of the constituent. For example, let's suppose the ceramics that you are using have a tensile strength of 20 megapascal. Okay, and the metal rod or the metal you are using as a constituent has a tensile strength of 25 megapascal. 25 megapascal. Yes, the percentage of or the tensile strength of metal is higher than the tensile strength of ceramic, but it should be at least 5 times greater than the other constituent. For example, if you are using ceramics and metals, if the tensile strength of ceramic is 20 megapascal, then the tensile strength of the metal should be 5 times, mean it should be more than 100 megapascal. Then you will achieve the composite that have significant properties.
Okay, so these are some limitations for the composite, the constituent of the proper composite. The percentage should not be 10, or the percentage of one constituent should not be less than 10%. Okay, similarly, the property should be equal or greater than 5 times the property of another constituent. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this picture show where we are using composites. Material used in 787 body. The green color showing that they are using fiberglass. The red color showing that they are here using aluminium. The gray, dark gray, light gray, and yellow are showing that the yellow are showing that they are using metals, and the gray colors are showing that they are using composite. So if you can see the picture, the gray color is more as compared to other materials. It means the composites are using more in the manufacturing of aircraft. Okay. Okay. Why composites are important? Any idea? Sir, because they are lightweight and It is very strong and hard. The main important thing in the design of any machine or design of anything is the strength to weight ratio, or stiffness to weight ratio. Okay, basically the composites have high strength with low weight, so that's why composites are very important. Okay, similarly the composites properties are, let's suppose if you are using some material where there is corrosion, we have to use a material where there is a corrosion. Can we use metal? We cannot use metal in the medium where there is corrosion. But we need a material which have a high tensile strength. We cannot use polymer, we cannot use ceramic, because polymers have low tensile strength, ceramics have low tensile strength as compared to metal. So to achieve the high tensile strength and to use in a medium where we can use a material that cannot corrode, we have to go towards the composites. Okay, so that's why composites are very important, because we can use composite in a medium where we cannot use a pure material, like we cannot use metal, or we cannot use polymer, or we cannot use ceramics. For example, similarly for refractories, or have you ever seen brake leathers? The brake leathers that are used in cars. Yes, sir. Yes, sir. वो किस चीज के बने होते हैं? What are they made of? वो composite के. Composites हैं. बेसिकली इसको एस्बेस्टॉस कहा जाता है, जो कि सेरेमिक्स और मेटल्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो क्यों वहां पे हम हम वहां पे डायरेक्टली जो है वो सेरेमिक्स क्यों नहीं यूज करते हैं, या अब साइकिल के जो ब्रेक्स है वो तो डायरेक्टली पॉलीमर्स यूज करते हैं हम. साइकिल में जो ब्रेक यूज होते हैं, ठीक है, उसमें पॉलीमर्स यूज होते हैं ना. ऐसा है कि नहीं? यस सर. तो फिर गाड़ियों में क्यों नहीं यूज करते? सरफेस का डिफरेंस होता है सर. साइकिल में रिम के ऊपर ही ब्रेक लग रही होती है, जो कि स्टील का होता है, और उसमें डिस्क पे लग रही होती है सर. कार तो क्यों ये अरेंजमेंट उसमें नहीं हो सकती है गाड़ी में? सर ये हाई एब्जॉर्बिंग है ना, हीट टेंपरेचर हाई एब्जॉर्ब. हाँ, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है. तो सेरेमिक्स जो है दैट बिहेव जो है वो हाई टेम्परेचर है, लेकिन वहां पे जो फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज है सेरेमिक्स की वो कम है एज कंपेयर टू मेटल. ठीक है, तो इंक्रीज द फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज आप उस पे जो है फिर मेटल पार्टिकल्स में ऐड करते हैं. ठीक है, क्योंकि सेरेमिक जो होता है वो जब व्हेन इट गेट्स हीट इसका सरफेस जो होता है वो स्मूथ हो जाता है. ठीक है, तो वो स्मूथनेस को
कुछ दिल द टाइम ओवर्स, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम उसी सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। प्रॉपर्टीज। देखिए फटीग लोडिंग क्या है? फटीग लोडिंग ये है कि साइक्लिक लोडिंग, ठीक है? अब साइक्लिक लोडिंग सिंपल एग्जांपल ये है कि किसी गाड़ी में जो है स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और वो कच्चे रोड पे द कार इज लेट्स सपोज यू आर टेकिंग अ कार ऑन अ रफ रोड, ठीक है? सो देयर इज अ कंटिन्यूअस